जब आपको मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो मुसलमानों का वोट क्यों ले रहे हो भाई? कोई बोलता है अगर उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो योगी सरकार अपने डंडे से अपनी लाठी से मुकदमों से उसको दबाती है और जेल के अंदर ठूस देती है। यही वजह है। हम दंगा नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम किसी धर्म वर्ग की बेइज्जती नहीं करते, हम मंदिर नहीं तोड़ते, हम किसी को बुरा नहीं कहते। आज हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? हमारी मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही हैं? नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। यूपी चुनाव की डुगडुगी अब कुछ ही दिनों में बजने वाली है। इसी कड़ी में मैं और हमारी सभी टीम यूपी चुनावी यात्रा पर पहुंचे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में आखिर इस बार किसकी होगी बाजी। इसी कड़ी में फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ AIMIM के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है AIMIM की नेत्री उस्मा परवीन जी, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनाव के दौरान AIMIM किस तरह की खेला करने जा रही है, क्योंकि बिहार में AIMIM ने डंके की चोट पर जो कहा था वह साबित कर दिखाया। और तो हम सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूपी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ राज जी, उनका कहना है कि हमने जो है 5 साल में गुंडाई राज को बिल्कुल समाप्त कर दिया है और यही कारण है कि दोबारा हम सत्ता में वापस आएंगे। आप उनके इस बातों से कितनी सहमत है? आपको क्या लगता है क्या वाकई में गुंडा राज समाप्त हुआ है? जब सारे गुंडे बीजेपी में चले जाएंगे तो गुंडा राज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बैठे हैं आप देखिए बीजेपी के अंदर वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल है। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन साफ है छवि। आप देख लीजिए किसकी छवि क्या है। बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं पदाधिकारी खुद वो सब एक क्रिमिनल की छवि रखते हैं। तो क्रिमिनल जब सारे पार्टी ही में चले गए तो क्रिमिनल बचे ही नहीं। तो वो इसी तरह से, तो इस तरह की जो बेकार की बातें हैं ना, वो उनकी नाम बदल देना, कानून लाना, ज़बरदस्ती का फैलावा करना, लव जिहाद लाना, ये सब एक साजिश है। हम मुस्लिम समाज के लोगों को प्रताड़ित करने की उनका मकसद बन चुका है कि हम प्रताड़ित करेंगे मुस्लिम समाज को तो हमारा हिंदू वोट बैंक जो है मजबूत हो जाएगा। तो आज जो हमारी लड़ाई है, जो आज हमारे बीच जो असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं निकल कर और उत्तर प्रदेश में उन्होंने दावा किया चुनाव लड़ने का, तो ये आज हमारे अधिकारों की बात है, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात है। क्योंकि हम भारतीय मुसलमान कहीं ना कहीं यहाँ 70 सालों से प्रताड़ित होते आए, जहनी गुलाम बनाया हमको, हमारा ही वोट लिया और हमें ही बेवकूफ़ बनाया। तो ये चीज़ें अब नहीं चलने वाली। अब मजबूती से लड़ेगी इंशाल्लाह MIM, 100 सीटों पर लड़ेगी हमारी MIM पार्टी। और रही बात इसकी कि जो आपकी और सीटें हैं, जो 300 सीटें बची हैं हमारी, तो अगर गठबंधन हम लोग बातचीत चल रही है, छोटे दलों से बात चल रही है, हर तरह से बात चल रही है, यहाँ तक के सपा और बसपा से भी बात हुई, लेकिन वो हमसे गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं। तो ठीक है, अगर हम आपके लिए नासूर हैं, अगर हम उस पे आएंगे, हम गठबंधन के सवालों पर हम आएंगे। पहले ये बताइए कि आप कितने सहमत हैं? ये जो योगी जी का कहना है कि हमने गुंडाई राज को समाप्त किया, आप इससे कितनी सहमत हैं? देखिए, गुंडाई राज समाप्त नहीं हुआ है, वो चल रहा है बराबर। आप देखिए, आप आंकड़ा उठाकर देखिए महिलाओं के बलात्कार का, रेप का, तो आपको मिलेगा कि भारत कहीं ना कहीं पहले स्थान पर उसने अपनी वो बना ली है छवि कि भारत पहले स्थान पर आ चुका है। अभी आप डेटा उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने बलात्कार हुए, कितने रेप हुए, कितनी रातों रात लड़कियों को जला दिया गया, उनकी चिताओं जला दिया गया। उन पर कोई बोलता है अगर उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो योगी सरकार अपने डंडे से अपनी लाठी से मुकदमों से उसको दबाती है और जेल के अंदर ठूस देती है। यही वजह है। आपके बारे में हम जब रिसर्च कर रहे थे तो ये भी पता चला कि NRC और CAA का जब प्रोटेस्ट हुआ था घंटा घर के पास, तो उसमें आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। तो उस समय क्या कुछ हुआ था? बहुत कुछ हुआ था उस समय रातों से लेकर 3 बजे तक बिना विदाउट कांस्टेबल महिला के मुझे रात में घर से उठाया गया, मेरे शौहर को उठाया गया। यही योगी सरकार थी जो महिलाओं की बात करती है। आप एक महिला को रातों रात उठा लेते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप कैसे मुख्यमंत्री हैं कि आप अपने प्रशासन को ऑर्डर देते हैं, अपने आला अधिकारियों को ऑर्डर देते हैं कि उस लड़की को उठा कर लाओ। मुझे उठा कर ले गए वो जीप के अंदर भरकर और आगे मेरे शौहर को बिठा ला। मेरे शौहर को मेरे साथ नहीं बिठाया और ले जाके हमको हाईवे पर छोड़ दिया। ये आपकी सुरक्षा है? ये आप सुरक्षा महिला की बात करते हैं? कौन से मिशन शक्ति की बात करते हैं आप? ये झूठा ढोंग है आपका, ये नाटक है। ये नाटक बंद होने वाला है और 2022 में जनता भी दिखा देगी उसे क्या चाहिए। आपने बात की कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो किस किस दलों के साथ आपकी गठबंधन की बात हो रही है? और अगर आपकी बात सपा और बसपा से हुई तो कहाँ पे बात अटक गई? देखिए, बात यहाँ पे अटकी है क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है वो बहुत है।
हर तरह से यादव से परसेंटेज हमारा ज़्यादा है। भले ही हम जो है 18% हमारा ऑन पेपर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर सही डेटा चेक करेंगे तो 24-25 के दरमियान हमारी आबादी है, जिसे ऑन रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। तो जो ये योगी आदित्यनाथ जी ये जो कहते हैं कि परिवार बढ़ाने वाली बात, तो हमारे परिवार वाकई बढ़े हुए हैं, ये बात सच है, हकीकत है। अगर आपके घर में 2 बच्चे मिलेंगे तो हमारे घर में 10 बच्चे मिलेंगे, तो वो 10 बच्चों का जो वोट होगा ना वो ज़्यादा ही होगा, तो हमारी तादाद जो है ना छुपाई जाती है। तो इससे आप ये इनको ये डर है। हमने अगर छोटे दलों से गठबंधन करने की बात करी तो छोटे दल आने के लिए तैयार है, लेकिन ये सपा और बसपा सिर्फ इस महज इसलिए आने के लिए तैयार नहीं क्योंकि ये हमारा वोट कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं। और अगर इनके दरमियान एक लीडर आ गया, बैठ गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उनका पत्ता कट जाएगा, गुल हो जाएगा। इसीलिए ये हमसे गठबंधन नहीं करना चाहते। और एक चीज़ और, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब से गठबंधन क्यों नहीं करना चाहिए? उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी देखकर। जब आपको मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो मुसलमानों का वोट क्यों ले रहे हो भाई? क्या काम है तुम्हारे मुसलमानों के वोट का? तुम्हारे ठेकेदार हैं हम, तुम्हारे बाप की जागीर है हम जहनी गुलाम नहीं है। अब हम जागरूक हो चुके हैं, हर पीढ़ी जागरूक हो चुकी और वो लड़ेगी अपने संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से लड़ेगी। हम दंगा नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम किसी धर्म वर्ग की बेइज्जती नहीं करते, हम मंदिर नहीं तोड़ते, हम किसी को बुरा नहीं कहते। आज हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? हमारी मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही हैं? हमारे मज़ार शरीफ क्यों तोड़े जा रहे हैं? आखिर क्यों हमारे साथ ज्यादती है? आज इसी जुल्म और ज्यादती की वजह से आज मैंने इस पार्टी में कदम रखा, जो मुझे आवाज़ उठाने मिली लोगों के लिए, मुझे इसी पार्टी से मिली। अगर मैं किसी और पार्टी में जाती तो मेरे मुंह था, मैं किसी के लिए बोल नहीं पाती। तो बेकार है जब हम विकास के नाम पर अगर झूठ बोलते हैं। आप देख रहे हैं ये जो सपा और बड़ी बड़ी पार्टियां आके विकास के नाम का झूठा नाटक करें। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम विकास कहाँ से देखेंगे? जब हमारा वजूद ही मिट जाएगा, हमारे लोग मिट जाएंगे, तो हम विकास का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? तो पहले लड़ाई अपनी हक की है, अपने इंसाफ की, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की है। जब वो हमें मिलेंगे तो हम ज़रूर इस विकास करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और लोगों को उनका हक दिलाएंगे, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म पिछड़ा कोई भी वर्ग हो। हम हर एक के लिए लड़ेंगे। जो हमारे साथ आज तक नाइंसाफ़ी होती है, हमारे समाज के साथ नाइंसाफ़ी होता है, वो हम किसी के साथ नहीं होने देंगे। लेकिन सपा और बसपा बार बार आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है। बी टीम, डी टीम, सी टीम, ये सब जो झूठ गढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए इनको अपनी कुर्सी थरथराती नजर आ रही है, हिलती नजर आ रही है। इनकी कुर्सी का एक पाया टूट चुका है, क्योंकि वो जो पाया था वो हमारा समाज का है। वो हमारा समाज जो इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाता है, वो हमारा समाज है जो इनको सपोर्ट कर रहा था आज सालों से। लेकिन आज जो इन्होंने हमारी दुर्दशा करी कि हमारे लिए एक ट्वीट, एक लफ्ज़ लिखना पसंद नहीं करते। अगर कहीं अल्ताफ का कत्ल होता है तो उसका लिखना पसंद नहीं करते, उसको मुआवजा लोगों से भिजवाते हैं, खुद जाना पसंद नहीं करते। और जब अपने यादव के साथ कोई मामला होता है तो आप उसको जाकर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का मुआवजा देते, बड़ा बड़ा ट्वीट लिखते कि फला फला के घर। तो ये चीजें दिख रही है ना। अरे अंधे नहीं हैं, आंखें खुल चुकी हैं, हमारे जहन खुल चुके हैं। बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। हमारा वोट अब हम डाल चुके, जितना देना था सेकुलर पार्टियों को दे चुके। ये सब झूठा नाटक है। ये सेकुलर के नाम पर ये हमें ठगी कर रहे हैं, हमारे साथ ठग रहे हैं हमको। तो सेकुलर तमाशा नहीं चलेगा। हम सेकुलर हैं, हम दिखाएंगे, हमारी पार्टी दिखाएगी कि हमारी पार्टी मुस्लिम समाज के साथ साथ से हर वर्ग के साथ चलेगी, हर पिछड़े के साथ चलेगी, हर जिसके साथ जुल्म हुआ उसके साथ चलेगी। यहाँ तक कि ब्राह्मण ठाकुर भी अगर उनके साथ जुल्म होगा तो हमारी पार्टी और हम खुलकर बोलेंगे, उसका विरोध करेंगे। क्योंकि जब तक हम जुल्म के खिलाफ लड़ना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपने वजूद में नहीं आएंगे। यही हर एक की बात है। योगी सरकार में कितना राज हुआ कि आपको जो है, आप भी क्षेत्रों में गई हैं, लोगों से मिली, आपको क्या लोगों के प्रति क्या मिला कि जो है योगी की सरकार में कितना विकास हुआ? विकास तो नहीं हुआ, हाँ मंदिर मस्जिद का मुद्दा ज़रूर छिड़ा। और मंदिर मस्जिद से किसी का पेट भरने वाला है नहीं। घंटा जो बचता है वो खाली पेट नहीं बचता है। तो लोगों को रोज़गार चाहिए, क्योंकि कहीं से आप रोज़गार दे नहीं पाए। आपने झूठे वादे किए, मैं ये दूंगा वो दूंगा, झूठा आंकड़ा, झूठा डेटा ला के लोगों के सामने रखा। बड़ी बड़ी आपने देखा जो चैनल्स ने दिखाया कि इस तरह से योगी सरकार ने ये किया और 100 करोड़ टीकाकरण। तो 100 करोड़ टीकाकरण, 200 करोड़ टीकाकरण लगवा कर
उन लोगों की जो जाने गई हैं, जो ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको पता है कितनी बुरी दुर्दशा थी, एक ऑक्सीजन जल्दी नहीं मिल रहा था, आदमी रो रहा था, तड़प रहा था। मेरी आंखों देखी, मैं एक समाज सेविका हूँ, पहले मैं किसी पार्टी से ना आकर मैं एक समाज सेविका हूँ, मैंने समाज की सेवा की है और मैंने इन आंखों से तड़पते हुए मरते हुए मरीजों को देखा है सरकारी हॉस्पिटल में कि एक वेंटिलेटर ना होने की वजह से दसियों की जान गई। लोग तड़प रहे थे, लोग कह रहे थे बचा लो हमारे लोगों को। और शमशान और कब्रिस्तान की ये बात करते हैं, हर जगह अपनी स्पीच बड़े बड़े लफ्जों में देते हैं, तो ये बताएं कौन से शमशान में लकड़ी नहीं थी, एक जलाने के लिए आपको चिता की लकड़ी नहीं थी। कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई लोगों को, लोगों की लाशों को बहाया गया, नदी नालों में बहाया गया, कुत्तों ने उन्हें नोचा। ये आपकी सरकार है, ये विकास है आपका, झूठा विकास है ये। दो टीकाकरण बड़ा बड़ा जो होल्डिंग में लगा रखी, उन्हीं होल्डिंग के से पहले अगर आप ऑक्सीजन की तैयारी कर लेते, अगर आप हॉस्पिटल बना देते, आप बड़ा कोई विकास स्वास्थ्य के नाम पे कर देते, तो मैं मानती कि आपने विकास किया। आपने कुछ भी विकास नहीं किया है, आपने सिर्फ झूठ बोला, जनता को ठगा है मंदिर और मस्जिद के नाम से। अब ये राजनीति भाई नहीं चलेगी, अब लोगों को विकास चाहिए, लोगों को जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला चाहिए और लड़ने वाला चाहिए। और हमें लगता है हमारी MIM पार्टी हर एक के लिए लड़ेगी, हर वर्ग के लिए लड़ेगी, हर जात के लिए लड़ेगी, हर धर्म के लिए लड़ेगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। क्या क्या मुद्दा होगा, आखिरी सवाल, क्या क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में? आपका मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, संवैधानिक अधिकार जो हमें नहीं मिल रहे हैं। शुरू से हमारे साथ जो करा जा रहा है, हम आपको 18% आरक्षण देंगे, हम आपको 15% देंगे, हम आपको 10% देंगे। अरे कहाँ देंगे? हमारे लोग रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे, हमारे लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम क्यों करते हैं जो बड़े उद्योग में हैं? क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिलती। कौन नहीं चाहता सरकारी नौकरी? आप नहीं चाहते गवर्नमेंट जॉब आपको मिले? आप क्यों माइक लेकर टहल रहे हो? क्यों टहल रहे हो आप? आपको मिली नौकरी? आप भी तो अगर किसी भी जात धर्म से होंगे, XYZ, मुझे नहीं पता, पर आपको क्या दिली ख्वाहिश नहीं होगी आपके माँ बाप की दिली सरकारी नौकरी मिले? है ना? तो ऐसे ही हमारी भी है, हम सबकी भी है। तो हमारी जो की भी ख्वाहिश है, तो हमें एक मिनट, ये देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, ठीक है? हाँ। आप अरे उसको बोलने दीजिए। तो हम आपको अलग ट्रैक पे चले जाती है। सही बोल रही है, कट कर लेंगे जो वो हम करवा देंगे वहाँ से, जो कुछ दिक्कत होगी तो। तो देखिए आप ये चीजें हैं, आप भले माशाल्लाह चौथा स्तंभ है मीडिया, सबसे बड़ा मीडिया का रोल होता है लोगों के विकास में। जो आप बताएंगे वही जनता सुनेगी, वही लोग सुनेंगे। तो मैं आपके माध्यम से भी ये कहती हूँ, उठा लीजिए आवाज़, उठा लीजिए अपना माइक सच के लिए, उठा लीजिए अपना माइक इंसाफ के लिए। तो देखें हमें और आपको कैसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती। आज तक हम सबको चला गया है, चाहे वो किसी जात से हो, किसी धर्म से, हमको मस्जिद मंदिर के नाम पे चला जाता है। तो आज हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं। जिस तरह हमारे अधिकारों से हमको वंचित किया गया, हमारे समाज को वंचित किया गया, हर पार्टी ने वंचित किया है, तो आज हमें वो अधिकार चाहिए। हम लेने आए हैं अपना अधिकार, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मांग रहे हैं। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं हम आतंकवादी, हम देशद्रोही, हमारे लोगों के ऊपर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्या हमने बलिदान नहीं दिया आज़ादी में? हम भी थे आज़ादी में, हम भी लड़ाई में थे। तो हम ये चाहते हैं हम लोगों को लेकर चलें और एक मजबूत, ये जो पार्टी हमारे दरमियान MIM आई है, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब आए, ये एक वेल एजुकेटेड है हमारे दरमियान। हमारे लोगों के ऊपर हमेशा एक और इल्ज़ाम लगता है, ये तो बिल्कुल नॉन एजुकेटेड लोग हैं, ये तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनको कहाँ से नौकरियाँ मिल जाएंगी? अरे आप पढ़ो, जाकर एजुकेशन हासिल करो। आज हमारे दरमियान एक ऐसा बंदा है जो बैरिस्टर है, तो आज हम उसकी बात मानेंगे और उसे अपना लीडर मानेंगे इंशाल्लाह, और हर धर्म, हर जात, हर वर्ग को लेकर चलेंगे और विकास की बात होगी, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मांगे जाएंगे। हमारा मुद्दा जुल्म के साथ लड़ने के अलावा ये मुद्दा विकास का होगा, स्वास्थ्य का होगा। जो स्वास्थ्य से छेड़छाड़ की जा रही है, मुस्तकिल जो हॉस्पिटल्स के नाम पर ढेरों पैसा हड़प कर लिया गया और बड़ी बड़ी होल्डिंगें आप देखिए मोदी जी और योगी जी की लगी हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर चले जाइए, आपको 500 होल्डिंग मिलेगी। वही 500 होल्डिंग का पैसा अगर आपने उसमें विकास में और ऑक्सीजन में और स्वास्थ्य में खर्च कर दिया होता ना, तो आज लोग नहीं मरते, आज लोग अपनी सांसों को खरीद न रहे होते। लोगों को सिलेंडर, आपको पता है 15-15 हज़ार में, 20-20 हज़ार में, वही 900 का 10-1000 का सिलेंडर आपको हज़ारों लाखों रुपए में मिला है। तो लोगों ने अपने आप को बेच के सिलेंडर लिया है, अपने लोगों ने अपने जेवरों को बेच दिया था सिलेंडर के लिए। आपको पता है, मेरी आंखों देखी है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही।
मैंने बहुत कार्य किया है इस कोरोना काल में। इस कोरोना काल में जो कार्य किया ना, आपके यही योगी आदित्यनाथ ने मुझे कोरोना योद्धा का अवार्ड दिया था। पर मैंने योगी जी से पैसा नहीं लिया था, मैंने लोगों से पैसा नहीं लिया था, मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई का जो पैसा था ना, वो मैंने लोगों की, जनता की खिदमत में लगाया, बिना किसी जात धर्म ऊंच नीच किए हुए। मैंने सबसे पहले जो अगर सैनिटाइजेशन किया तो मंदिर का किया। क्यों किया? मेरे दिल में अगर भेदभाव था तो मैं करती। मेरे दिल में समाज के प्रति मोहब्बत है, मैं उसी मोहब्बत के लिए आज उतरी हूँ मैदान में। और कोशिश ये करूँगी इंशाल्लाह कि हमारी MIM की सीट ज़्यादा से ज़्यादा आए, हम चुनाव लड़े और मजबूती से लड़े, लोगों को हक दिला सके, लोगों को इंसाफ दिला सके, राइट की बात। 100 में से कितना सीट पर आप दावा कर रहे हैं कि हम जीत सकते हैं? हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा निकल पाए। नंबर बता दीजिए। देखिए नंबर तो कोई आलिमुल गैब तो है नहीं कि नंबर बता दे। वो भी जो है आपका जो आकलन होगा, हमारी टीम मेहनत कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आकलन देखिए, आपने देखा बिहार में 5 सीटें माशाल्लाह हमने निकाली। इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालेंगे, कोशिश करेंगे। ये तो सिर्फ मेहनत पर है हमारी, अगर हम मेहनत कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी सीट निकालेंगे और आगे लड़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, हमारे चैनल के थ्रू आप उत्तर प्रदेश की जनता से आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, अपने अधिकार समझना सीखिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स समझना सीखिए और आंकड़े देखिए कि आपके उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य के नाम पे हो, चाहे वो महिला सुरक्षा के नाम पे हो, चाहे वो रोजगार के नाम पे हो। आपको कितना छला गया, कितना ठगा गया, मंदिर मस्जिद के नाम से आपको आपके वोट छीने गए। तो आप ये चीज़ें देखिए, ध्यान में रखिए और हमारे साथ आइए, हमारी पार्टी के साथ आइए। MIM पार्टी के साथ हर एक का स्वागत है। हमारी MIM पार्टी में हर छोटे बड़े दलों का स्वागत है। अगर कल को हमसे सपा भी गठबंधन करने को कहे, बसपा भी कहे, कांग्रेस भी कहे, तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब उससे गठबंधन करेंगे, क्योंकि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल में ईमान है और हमारा ईमान, हमारा इस्लाम ये कहता है कि सब मिलकर चले, किसी को कोई अलग ना समझे, किसी को कोई ऊंच नीच ना समझे। तो हमारे अंदर मोहब्बत है दिल में, हम लोगों के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह, विकास के नाम पर काम करेंगे, स्वास्थ्य के नाम पर काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करें और लड़ें हम सब मिलकर, और जुल्म के खिलाफ लड़े, नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़े। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना और देखा कि किस तरह से AIMIM की नेत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि इस बार AIMIM पार्टी की कोशिश रहेगी कि 100 में सीटों पर चुनाव लड़कर ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, ताकि क्षेत्र का, राज्य का विकास हो सके, स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है उस पर काम किया जा सके, और यही इनका मुख्य मुद्दा भी है चुनाव का। तो ऐसे ही तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज। धन्यवाद।